सुनने में आया, वॉइस नहीं है। अब है। हेलो। अच्छा, अब है। इसका मतलब ये सारी एक्टिंग मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। चलें, कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैप्टर नंबर 4। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने माइकल पोर्टर की 5 फोर्सेस पढ़ी थी। माइकल पोर्टर की 5 फोर्सेस क्या फरमाती थी? वो ये कहती थी कि 5 फोर्सेस आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करती होती हैं। किसी बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, 5 फोर्सेस हैं। अगर वो फोर्सेस सारी की सारी स्ट्रांग होगी, आपका प्रॉफिट बहुत ही कम होगा। ज्यादा सारी स्ट्रांग होगी, थोड़ी सी वीक होंगी, आपका प्रॉफिट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और सारी की सारी फोर्सेस वीक होंगी तो आपका प्रॉफिट इंशाल्लाह बहुत ही ढेर सारा इंशाल्लाह होगा। अच्छा, रिव्यू करते हैं कौन सी थी वो 5 फोर्सेस। हमने कहा था कस्टमर की बाइंग पावर, बार्गेनिंग पावर, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के अचानक से कोई नया मेंबर तो नहीं उठ के मार्केट में आ जाएगा, न्यू बिजनेस तो नहीं आ जाएगा। और फिर दो चीजें जो आपस में लिंक होती हैं, मतलब लिंक तो नहीं होती लेकिन आपस में अक्सर कंफ्यूज करती हैं, कंपेटिटर्स और सब्स्टिट्यूट। कोई नेक बंदा मुझे कंपेटिटर और सब्स्टिट्यूट की दो दो एग्जांपल्स याद कराएगा कि कौन से कंपेटिटर्स होते हैं और कौन से सब्स्टिट्यूट होते हैं। चले, मैं आपको याद करता हूँ मैंने क्या एग्जांपल्स दी थी। मैंने आपको कंपेटिटर के केस में एग्जांपल दी थी पेप्सी, कोक, नेक्स्ट कोला की। तीनों चीजें एक ही फर्ज जो है वो पूरा करती हैं, और वो है कि वो वाटर जो है वो, वाटर कह रहा हूँ, वो सॉफ्ट ड्रिंक है। ऑन द अदर हैंड, मैंने पानी और पेप्सी को या पानी और नेक्स्ट कोला को कंपेयर किया था कि दोनों का मकसद सेम है, बेशक अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। कमेंट्स में क्या चल रहा है? कमेंट्स में भाई ने कहा वाटर एंड पेप्सी। चलो, ये तो कल की एग्जांपल है ना, कोई खुद सोच के आप आए हो एग्जांपल, आपने कल बुक पढ़ी हो, आपके माइंड में कोई और इस तरह की चीज आई हो। नेस्ले वाटर एंड एक्वाफीना वाटर आर कंपेटिटर्स, बिल्कुल सही एग्जांपल। अच्छा, फिर कोई कंपेटिटर भी बता दें वाटर का, पेप्सी के अलावा। आपस की बात है, पेप्सी और एक्वाफीना सेम कंपनी बनाते हैं आई थिंक। एक्वाफीना और कोका कोला सेम है या पेप्सी और एक्वाफीना सेम है? एक्वाफीना इन दोनों में से किसी एक की कंपनी है, सॉरी, प्रोडक्ट है। मोबाइल्स हैं। दोस्तों, कैसी बातें हो रही हैं? पानी और मोबाइल का आपस में क्या सब्स्टिट्यूट हो गया? सैमसंग इन इन्फिनिक्स को हम कह सकते हैं कि आपस में कंपेटिटर्स हैं। और चलें, मैं आपकी सैमसंग वाली एग्जांपल को मजीद कंटिन्यू करता हूं। सैमसंग का मोबाइल और सैमसंग का टैबलेट आर सब्स्टिट्यूट्स। कि मोबाइल पे भी आप कॉल वगैरह कर सकते हैं, टैब वगैरह पे भी सारे काम कर सकते हैं, तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो गए। चलें, इसके अलावा हमने कल क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि आपने 5 अदद पेजेस की रीडिंग करके आनी है, 77 से 82। और मैंने आपको 5 अदद सवाल भी दिए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन के। आए एक नजर उनको भी देख लेते हैं बुक पे क्या चल रहा था। यहाँ से पेज नंबर 77 से हमने रीडिंग स्टार्ट की। कंपटीशन एनालिसिस क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इन कंपटीशन, फिर आपको डायग्राम दिखाएगी कि कौन सी वाली 5 फोर्सेज होती हैं। फिर उसके बाद बुक ने आपको ईच फोर्स के ऊपर मुख्तलिफ फैक्टर्स बताइए। फैक्टर्स मैं आपको कल सारे पढ़ा चुका। उसके बाद एंड पे बुक ने आपको एक डब्बा दिखाया और साथ ही ये रीडिंग वाला पोर्शन खत्म हो गया। इससे पहले कि मैं सवालों की तरफ जाऊं, बल्कि आगे एग्जांपल्स भी हैं, इससे पहले कि मैं सवालों की तरफ जाऊं, इस पोर्शन में कोई चीज रीडिंग वाली, कोई चीज डिस्कशन वाली। ओके, फिर एक दफा सवाल भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह, प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
फाइनली हमारे पास आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्या थे प्रैक्टिस क्वेश्चन? जबानी नहीं याद, कोई बात नहीं, इधर से देख लेते हैं। क्वेश्चन 2B। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2B देखते हैं। उसमें सवाल ने हमसे क्या पूछा था? एक मिनट। ये रेट। हाँ जी, 2B कहता है कि अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर द नेचर ऑफ competitiveness इन एनी इंडस्ट्री इज अ composite ऑफ द फाइव फोर्सेज, यानी कि पांच फोर्सेज मिला के कंपटीशन को डिस्क्राइब करती हैं। लिस्ट द फाइव competitive फोर्सेज एज स्टेटेड बाय माइकल पोर्टर। लिस्ट, उसने कहा ऐसा करो सिर्फ बता दो पांच हैं क्या। तो ये तो जबानी वाला सवाल है, तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसके ऊपर। अभी हमने बात किया कौन सी वो पांच फोर्सेज थी। बहुत ही आसान सवाल, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ा। आगे चलें। देन हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। एक नजर वो देख लेते हैं। हाँ जी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? लिस्ट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन। आप चूंकि कैफ की फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दे रहे आप लोग, तो आई एम श्योर आपको किसी बी मतलब कैफ 1, 2, 3 में किसी टीचर ने समझाया होगा कि आइडेंटिफाई का क्या मतलब होता है, एक्सप्लेन का क्या मतलब होता है, लिस्ट का क्या मतलब होता है। स्टिल मैं भी उसका क्रेडिट लेने को तैयार हूं। एक दफा इन वर्ड्स के ऊपर भी गो थ्रू कर लेते हैं। एक्सप्लेन मीन्स कि आपने थोड़ा सा डिटेल पे बताना है। पहले डेफिनेशन बतानी है, फिर एक आधी एग्जांपल देनी है, और साथ बताना है, मतलब एक्सप्लेन करना है, समझाना है एग्जामिनर अंकल को जो उन्होंने पूछा है। अगर सवाल ने कहा लिस्ट डाउन, लिस्ट डाउन का मतलब है कि सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिख दें आप सिर्फ मतलब जो पहला हमने सवाल देखा है क्वेश्चन 2B, उसमें था कि लिस्ट द फाइव कंपेरेटिव फोर्सेस। तो आपको बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ पांच अगर वर्ड्स भी लिख दिए तो आपका गुजारा, सॉरी पांच वर्ड्स मैं कहना चाह रहा हूँ, पांच सेंटेंसेस भी लिख दिए तो आपका गुजारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट है लिस्ट एंड एक्सप्लेन। उसने कहा लिस्ट भी बनाओ और साथ एक्सप्लेन भी करो। एक्सप्लेन का मतलब ये आपने कम से कम 3, 4 लाइनें हर पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेन भी करना है। अच्छा, हम जबानी सोच लेते हैं क्या एग्जिट बैरियर्स थे। एग्जिट बैरियर्स एंड प्रिवेंट एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम क्विटिंग अ लॉस इनकरिंग इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री जहां लॉस हो रहा हो, क्यों बिजनेस बंद नहीं होता है? मैंने आपको कल एग्जांपल्स कुछ दी भी थी। सबसे पहली चीज ये कि आपको अपने एम्प्लॉइज को फारिग करना पड़ता है, आपको उन्हें गोल्डन हैंड शेक्स, उन्हें सेवरेंस पे और उस तरह की चीजें देनी पड़ती हैं, उसका अच्छा खासा खर्चा होता है। नंबर 2, आपने कुछ लाइसेंसेस वगैरह होते हैं कि आपने अगर किसी चीज़ का लाइसेंस लिया है लाइक माइनिंग वगैरह का, तो आप कितने साल से पहले वो बिजनेस कम नहीं कर सकते, उसे बंद नहीं कर सकते। और क्या हो सकता है? कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशंस हो सकती हैं कि आपने अगर कोई चीज़ लीज कराई हुई है कि ये फैक्ट्री हमारी लीज पे है या हेड ऑफिस हमारा लीज पे है, तो आप लीज पहले टर्मिनेट करेंगे, आपको बहुत सारा करोड़ों का उसके ऊपर वो हो सकता है, फाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। 3 पॉइंट्स मैंने बता दिया, कोई एक पॉइंट आप सोच लें। क्लियर? देन हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या था? एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल। अभी यहाँ उसने वर्ड एक्सप्लेन यूज किया, इसका मतलब ये आपने समझाना है एग्जामिनर अंकल को। नहीं जी, कमेंट्स में भाई ने कहा कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल नहीं, ऑपोजिट हो गया दोस्त। कैपिटल रिक्वायरमेंट तो उसकी न्यू एंट्रेंट को रोकने के लिए था, ये तो अपोजिट बात हो रही है। ये तो ऑलरेडी जो मार्केट में मौजूद है उसे छोड़ के भागने में क्या परेशानी है? लेकिन स्टिल शायद आपने हेडिंग लिखी है तो मैं आपकी असल मफहूम तक नहीं पहुंच पाया। क्या पता कैपिटल कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी घूम फिर के आप यहाँ किसी तरह फिट कर दें। कैपिटल रिक्वायरमेंट को आप इस तरह से कह सकते हैं कि शायद आपको अपनी फैक्ट्री बंद करने के लिए ढेर सारा कैपिटल चाहिए, शायद आपको अपने एम्प्लॉयज को फारिग करने के लिए ढेर सारा कैपिटल चाहिए, यानी कि एसेट्स चाहिए, शायद इस वजह से आप लीव नहीं कर रहे, तो ऐसे भी किया जा सकता है। जी, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द पर्पस स्विचिंग कॉस्ट। यस, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजिंग पोर्टर्स फाइव फोर्स मॉडल। क्यों हम यूज करते हैं पोर्टर फाइव फोर्स मॉडल? कल हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि आप जब किसी न्यू इंडस्ट्री, आप कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप एक, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई थी, आप जूम करके देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि टोटल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, फिर उसके बाद हम मजीद जूम करके देखते हैं कंपेटिटर्स वगैरह क्या करते फिर रहे हैं, फिर उसके बाद मजीद जूम करते करते आप अपनी प्रोडक्ट तक जाते हैं कि मैं किस किस्म की प्रोडक्ट दूंगा, क्या उसका प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो आप ये कह सकते हैं कि भी पोर्टर्स फाइव वर्सेस मॉडल आपको ये समझने में हेल्प करती हैं कि आप किसी खास फील्ड में, किसी खास इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कितने हैं बेस्ड ऑन फाइव डिफरेंट फैक्टर्स। अब मैंने ये सारी तकरीर उर्दू में की है, आपने इसको अपनी किसी तरह इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देना है, तो आपको ढेर सारे इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाएंगे। तो पार्ट ए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई एम श्योर आपने उसके सॉल्यूशंस भी देखे होंगे अगर होमवर्क किया है, तो आई एम श्योर बुक मुझसे मिलती जुलती बातें कर रही होगी। नेक्स्ट, लिस्ट द फाइव फोर्सेज द मॉडल। फिर वही सवाल दोबारा है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। फॉर ईच ऑफ द फाइव फोर्सेज
लिस्ट 4 फैक्टर्स दैट कुड अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। लेकिन जी हमने कल चार चार पांच पांच फैक्टर्स भी पढ़े थे, वो सारा आपने इधर जो है वो कॉपी पेस्ट कर देना है, वो सारी बातें इधर लिख देनी है। तो आपका ये सवाल भी हो जाएगा। मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ सवाल जिसमें हमें गौर फिक्र करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टडी जैसा सवाल है, शायद हमारी दुआ कबूल होने वाली है। 5 फोर्सेस मॉडल। Identify the force of the competition that is relevant by Michael Porter's 5 forces model in each of the scenarios below। लो जी, फाइनली हमारे पास केस स्टडी वाला सवाल आया। नीचे आपको उसने 4 कहानियां सुनाई और आपने आइडेंटिफाई करना है विच इज रेलिवेंट, कौन सी वाली 5 फोर्स की बुक बात करना चाह रही है। पहले देखें केस नंबर 1। 4 कंपनीज ऑफ सिमिलर साइज एंड स्ट्रेंथ आर एंगेज इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ पाउडर, वॉशिंग पाउडर। कंपनी, एक मिनट, इस सेंटेंस के ऊपर पहले गौर करते हैं। कंपनीज ऑफ सिमिलर साइज एंड स्ट्रेंथ, कोई जीनियस मुझे सोच के बताया, कल जो मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाए थे उसमें किसी एक फोर्स में ये लिखा था कि साइज ऑफ द कंपेटिटर्स पे डिपेंड करती है ये फोर्स। कौन सी वाली फोर्स थी? साइज ऑफ कंपेटिटर्स किसी एक जगह ही लिखा था। किसी को याद नहीं आ रहा? चले मैं आपको हिंट के तौर पे कल वाली स्लाइड्स ही दिखा दूं, शायद आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ जाए किसी कोने में। हाँ जी, मुझे देख के बताएं, साइज ऑफ कंपेटिटर से मिलती जुलती बात कहीं हो रही है यहाँ? शायद स्क्रीन पे ही लिखी हो। राइवलरी पहचान लिया आपने। अच्छा, अब यहाँ ऐसा करें, अब हम ओपन बुक कर ही रहे हैं तो जरा चीटिंग के तौर पे बाकी भी पॉइंट्स पढ़ लें। क्या है? स्लो मार्केट ग्रोथ है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट है, हाई एग्जिट बैरियर है। अब वापस चलें सवाल की तरफ और उसके ऊपर जो है वो चेक करके देखें क्या वाकई यहाँ सारी ये अलामत पाई जा रही हैं। सवाल किधर गए, एक मिनट। चैप्टर 4, सवालात। वापस चलें, अभी हमने स्लाइड से देखा कि सिमिलर साइज की बात हो रही थी राइवलरी में, तो मोस्ट लाइकली यहाँ राइवलरी होगी। लेकिन मजीद अपनी दिल की तसल्ली के लिए मजीद सेंटेंसेस भी पढ़ते हैं। These companies are key market players and jointly share 95% of the aggregate market, which is not expected to। चेक करें कितना आसान सवाल है। एक और पॉइंट जो कि अभी हमने बुक से देखा था, कॉपी पेस्ट है उसका। चेक करें, अभी हमने पिछले पेज पे ये नहीं देखा कि मार्केट ग्रोथ लो होती है हाई मार्केट कंपटीशन के केस में। तो अब तो 1% भी इस बात की डाउट नहीं है कि ये बात हो रही है कंपेटिटिव राइवलरी की। अब सवाल ने कहा क्या था आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि आपने कोई चीज ढूंढ के देनी है सवाल को। तो आपने ढूंढ के दिया एग्जामिनर अंकल को कि अकॉर्डिंग टू आवर ओपिनियन, इस पहले वाले केस में द मोस्ट रेलेवेंट फोर्स इज कंपेटिटिव राइवलरी। क्यों? क्योंकि दोनों कंपेटिटर्स का साइज जो है वो अच्छा खासा बड़ा है, दोनों सिमिलर साइज के हैं, और दूसरी चीज ये कि जो मार्केट है इधर ग्रोथ नहीं है। पॉइंट 2 चेक करें। फलानी कंपनी एंड मैन्युफैक्चर 2 न्यू मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अभी फिलहाल कोई बात पता नहीं चली, आगे पढ़ें। These medicines have been developed after long period of research at a very substantial R&D cost and are highly effective। हाँ जी, फिर मैं आपको स्लाइड्स दिखाता हूँ, मुझे आप देख के बताएं कौन सी ऐसी फील्ड है जहां बहुत ज्यादा खर्चा करके आपको दवाइयां बनानी पड़ रही हैं। मतलब हिंट इस बात में है कि बहुत ज्यादा खर्चा करके इन दोनों कंपनीज ने दवाइयां बनाई हैं। शायद किसी और के लिए इतना सारा खर्चा करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो। देखें, शायद इस पे स्क्रीन पे आपसे आपको हिंट मिल रही हो। यस, आपने पहचान लिया। न्यू एंट्रेंट। न्यू एंट्रेंट का पॉइंट नंबर 2, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। सवाल ने कहा कि उन्होंने बहुत सारा खर्चा करके एक नई तरह की दवा बनाई है। तो इसका मतलब ये कि दवाइयां बनाने में बहुत सारा खर्चा होता है। तो बहुत सारा खर्चा होता है तो हर किसी की बस की बात नहीं है बहुत सारा खर्चा करना, इसलिए हमने आइडेंटिफाई किया कि सेकंड वाले में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज द बेस्ट आंसर। आगे चलें। नंबर 3 उसने क्या कहा? Both existing manufacturers are exceptionally high profits in a market which is expected to witness growth in the future। हाँ जी, हाई प्रॉफिट और ग्रोथ इन द फ्यूचर। फिर वापस आ जाए स्लाइड्स की तरफ। हाई प्रॉफिट्स और ग्रोथ इन द फ्यूचर से मिलती जुलती क्या बात हमने पढ़ी है? नीचे भी मैं आपको दिखा दूं बाकी स्लाइड्स भी।
कंपेरेटिव राइवलरी में तो स्लो ग्रोथ होती थी। तो आप इस थर्ड पॉइंट को भी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट में ही लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वैसे R&D की शुरू में जो आपने खर्चा करना है वो तो बड़ा हाई लेवल किस्म का है, बट चूंकि इस मार्केट में हाई ग्रोथ है, हाई चांसेस हैं, इसलिए और हाई प्रॉफिट्स भी हैं, तो इसलिए कंपनीज फिर भी जो है वो मार्केट में आने की कोशिश करेंगी। फिर नंबर देखें, नंबर 4। फलानी कोयल माइंस आर द सोल सप्लायर ऑफ कोल टू अ सीमेंट प्लांट लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द माइंस। एक जो है वो सप्लायर कोल का, वो कोल माइन के करीब ही पाया जा रहा है। हाँ जी। इस सेंटेंस में भी बहुत बड़ा हिंट है। बहुत बड़ा हिंट है। सोल सप्लायर, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है जो कोयला बेचता है। क्या फीलिंग आ रही है? किसकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग है? बार सप्लायर की के कस्टमर की? याद करें, कल पढ़ा था हमने, कहा था पावर ऑफ सप्लायर के केस में अगर सप्लायर थोड़े होंगे तो उनकी पावर ढेर सारी होगी। यहाँ तो थोड़े नहीं, यहाँ तो बंदा ही एक है टोटल। तो उसकी तो पावर आप कहेंगे सुपर हैवी किस्म की होगी। तो ये पहले सेंटेंस से ही पता लग गया कि यहाँ पावर ऑफ सप्लायर है। फिर भी जरा दिल की तसल्ली के लिए बाकी लाइनें भी पढ़ लेते हैं। सीमेंट प्लांट मैन्युफैक्चर्स सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ कोल, यानी कि क्वांटिटी भी इसकी ज्यादा है, बहुत ज्यादा ये काम करते हैं। क्वालिटी ऑफ द कोल इज मोस्ट सूटेबल, एक और पॉइंट से मैं कल लिंक करूंगा। याद करें, कल हमने पढ़ा था डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अगर कोई एक कंपनी बहुत ही हाई क्वालिटी चीज या बहुत ही डिफरेंट किस्म की चीज दे रही है, तो बेशक ढेर सारे सप्लायर भी हों, तो वो कंपनी जो डिफरेंट चीज दे रही है वो सबसे आगे निकल जाएगी। जैसे माशाल्लाह से सी मेड इजी। तो मजीद दिल की तसल्ली होगी कि यस, कोल माइन पावर सप्लायर ही है। जबरदस्त। एक और सवाल हो गया। अब टाइम क्या हो गया, 4 बजने वाले हैं। चलें एक और सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था नेक्स्ट। फलाना ग्रुप is considering introducing airlines service in the developing country. The management of company is the process of analyzing the airline industry to determine the intensity of the competition. Requirement क्या है? आप ऐसा करें, competitive forces को analyze करें in airline industry considering Porter 5 forces model. Your answer should clearly mention the strength of each force with argument. You may assume necessary detail. बहुत हसीन सेंटेंस। सवाल ने कहा जो अज्यूम करना है कर लो, तो उसके तो आप चैंपियंस हैं। हाँ जी, करते हैं अज्यूम। बारी बारी चलते हैं। सबसे पहले थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। क्या एयरलाइन इंडस्ट्री में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हो सकता है? क्या हर तीसरे दिन, हर 2 महीने बाद कोई न्यू एयरलाइन खुल जाती है मुल्क में? या कभी कभार कोई न्यू एयरलाइन आती है? आपने कहा नो। इसका मतलब ये है कि अच्छा, आपने साथ एक सवाल ने कहा एक्सप्लेन भी करो, शुड क्लियरली मेंशन। तो आप पहले कहें कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लो है। क्यों लो है? 2 से 3 पॉइंट्स बता दें। हमारे ख्याल में पहले पॉइंट ये होगा कि उसके लिए आपको बहुत सारी कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, करोड़ों अरबों रुपए चाहिए। बल्कि करोड़ों भी थोड़े, बाकी अरबों ही चाहिए। और नंबर 2 ये कि आपको लाइसेंस वगैरह भी चाहिए। याद करें, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी हो सकती है। तो चूंकि आपको जहाज उड़ाने के लिए लाइसेंस भी चाहिए सिविल एविएशन अथॉरिटी से, और आपको वो भी चाहिए ढेर सारा कैपिटल, तो इसलिए हम कहेंगे कि न्यू एंट्रेंट का थ्रेट जो है वो लो है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? सब्स्टिट्यूट की। सबसे पहले तो आप लोग मुझे सोच के ये बताएं कि एयरलाइन इंडस्ट्री का सब्स्टिट्यूट कौन होगा? कौन सी ऐसी चीज है जो जहाज वाला काम करती है लेकिन वो जहाज नहीं होती? उड़ने वाले जहाज की बात हो रही है। आपने कहा ट्रेन, आपने कहा रेलवे, एक भाई ने कहा हेलीकॉप्टर। और नहीं भाई, हेलीकॉप्टर हम आम बंदों की बात कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर तो बहुत पहुंचे हुए लोग यूज करते हैं। और कुछ हेलीकॉप्टर यूज करने वाले तो जेल तक चले जाते हैं। ओके। चलें, मैं रेलवे की हम सब्स्टिट्यूट कंसिडर कर लेते हैं। तो रेलवे को हम कह सकते हैं कि रेलवे एक जहाज का सब्स्टिट्यूट है। अब हमने सब्स्टिट्यूट के बारे में क्या बातें पढ़ी थी? हमने कहा था स्विचिंग कॉस्ट है कि नहीं है। अगर आपने, आपका दिल चाह रहा हो कि मैं जहाज से ना जाऊं, मैं रेलवे में जाऊं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा होगा? नहीं। नेक्स्ट, हम एक और पॉइंट ये कंसिडर कर लेते हैं कि क्या कॉस्ट डिफरेंस है दोनों के दरमियान? जहाज का टिकट और रेलवे का टिकट तकरीबन सेम प्राइस का होता है, या शायद रेलवे थोड़ी सी सस्ती होती है? तो ड्यू टू दीज फैक्टर्स
हम कहेंगे कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट वेरी हाई है। लोग नहीं जहाज में जाना अफोर्ड कर सकते, इसलिए वो ट्रेन में बैठ के चले जाएंगे, वो डाइवो बस सर्विस से बैठ के चले जाएंगे। लेकिन एयरलाइन का प्रॉफिट इस वजह से कम हो जाएगा। तो क्या हमने दो फैक्टर्स डिस्कस किए? नंबर वन ये कि सब्स्टिट्यूट इज वेरी इजीली अवेलेबल, और नंबर टू ये कि स्विचिंग कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी लो। बल्कि स्विचिंग कॉस्ट तो इस केस में है ही कोई नहीं। आपका जहाज से जाने का दिल नहीं चाह रहा, आप ट्रेन का टिकट करा लें, आपको बिल आएगा एक्स्ट्रा जहाज की तरफ से। दो पॉइंट डिस्कस हो गया, बातें हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं, लेट्स से कंपेरेटिव राइवलरी। क्या पाकिस्तान में सिर्फ एक ही एयरलाइन है कि चार पांच हैं? कहेंगे पाकिस्तान में ढेर सारी एयरलाइंस है। पीआईए है, सीरीन एयर है, एयर ग्लू है। तो कम से कम चार पांच तो हैं। तो इसका मतलब ये कंपटीशन, आपने कहा दो तीन है तो ठीक है, आपने कहा कंपटीशन है। और कंपटीशन, ये भी जो एयरलाइंस है कोई छोटी चीज तो नहीं है, हर किसी ने करोड़ों अरबों रुपए लगाया हुआ है। इसका मतलब ये आप कहेंगे कंपेरेटिव फोर्स एक्सट्रीमली हाई है। एक, अगर एयरलाइन अपनी जहां टिकट की प्राइस कम करती है तो दूसरी को भी मजबूरन कम करनी पड़ती है। बल्कि थोड़ा सा मैं मजीद डिटेल में जाऊं, तो एयरलाइन इज वन ऑफ दोज फील्ड जहां हम कहते हैं कि ओलीगोपली है। आपने वर्ड शायद इको में शायद सुना हो, पीआरसी लेवल पे। एक होती है मोनोपली, मोनोपली में तो एक ही बंदा सारा मार्केट कंट्रोल कर रहा होता है ना। ओलीगोपली ये होती है कि तीन चार कंपनीज मिलकर सारा कुछ कंट्रोल कर रही होती हैं। तो ये जहाज की कंपनी, जो एयरलाइंस हैं, ये अपनी मर्जी से प्राइसेस ऊपर कर लेती हैं, अपनी मर्जी से प्राइसेस नीचे कर लेती हैं। जो नहीं नीचे करता है ऊपर करता प्राइसेस, उसको जो है वो इंटरनली पेनल्टीज वगैरह पड़ती है। तो हमने कहा कि कंपेरेटिव फोर्स, कंपेरेटिव राइवलरी एक्सट्रीमली हाई है एयरलाइंस के केस में। क्यों? क्योंकि तीन चार बड़ी कंपनीज है और चारों ही बड़ी कंपनीज है। हम ये नहीं कह सकते कोई एक कंपनी छोटी कंपनी है या हल्की कंपनी है। तीन फोर्सेस होगी। नंबर फोर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। क्या फैक्टर्स हमने पढ़े थे? क्या कस्टमर के पास फुल नॉलेज है कि नहीं? क्या कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी है? कस्टमर के पास ढेर सारा पैसा है खर्च करने के लिए? आपने कहा क्वेश्चन फाइव के वन पॉइंट भी ओलिगोपली होगा। यस, दो तीन कंपनी मिलके अगर मार्केट को कंट्रोल कर रही हो, उसे हम ओलिगोपली कहते हैं। क्वेश्चन फाइव का वन पॉइंट वो था ना, जो दो दवाइयों वाली कंपनी थी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैं बात करता था बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर की। तो कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं भाई, जहाज से बहुत ज्यादा लोग ट्रेवल नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग डाइवो से या रेलवे से सफर करते हैं, जहाज से सफर करने वाले लोगों की तादाद कम है। नंबर टू, क्या बायर के पास ऑप्शंस अवेलेबल है? हाँ जी, बायर के पास ऑप्शन अवेलेबल है, बंदा ट्रेन से चला जाए। तो ड्यू टू दीज फोर्सेस हम कह सकते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर भी हाई है। चार पॉइंट हो गए, पांचवें पॉइंट की बात कर लें। कौन रह गया पीछे? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अच्छा, मेरा सवाल, कौन होगा सप्लायर एयरलाइन कंपनी का? क्या है एयरलाइन कंपनी का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल? मैंने कहा है वर्ड रॉ मटेरियल। प्लेन तो करंट एसेट हुआ, बल्कि सॉरी अस्तगफुरुल्लाह, मैं कैसी डेंजरस बात की है, नॉन करंट एसेट। प्लेन की लाइफ जो है वो कई कई सालों में होती है, तो नॉन करंट एसेट को आप रॉ मटेरियल तो नहीं कह सकते। स्ट्रक्चर नहीं, आप लोग भी एसेट्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, रॉ मटेरियल करीब है। इंजन तो चलो, आपने एक दफा जहाज लिया, उसके अंदर इंजन फिट हुआ होगा ना, वो ऐसी चीज कोई सोचें जो हर दफा जहाज उड़ता है तो यूज होती है। फ्यूल सबसे बड़ा रॉ मटेरियल। एक जहाज की जो जितना भी रेवेन्यू होता है एक फ्लाइट का, उसका 70% उसका वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फ्यूल होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी जहाज का टोटल रेवेन्यू 2 लाख है किसी एक फ्लाइट का, जाहिर सी बात है बहुत थोड़ा मैं बता रहा हूँ, अच्छा खासा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे ने 20,000 रुपए दिया है और जहाज में 100 बंदे हैं, तो 20,000 इंटू 100 कैलकुलेट कर लें, एक उसका रेवेन्यू कितना होता होगा। उस टोटल रेवेन्यू का 70% जहाज की फ्यूल कॉस्ट होती है। अब फ्यूल कॉस्ट है, क्या पाकिस्तान में कोई 25 तरह की फ्यूल कंपनीज हैं या बस एक ही पीएसओ शेल वगैरह हैं? इसका मतलब ये कि सप्लायर्स की पावर अच्छी खासी हाई होगी। या पीएसओ के पास जाएंगे, या आप शेल के पास जाएंगे, या शायद बाकी शेल वगैरह के पास जेट फ्यूल होता भी ना हो। जहाज के अंदर पेट्रोल थोड़ी डलता है, स्पेशल जेट फ्यूल डलता है, जो कि बहुत ही थोड़ी कंपनी के पास होता होगा। तो चूंकि एक स्पेशलाइज किस्म की प्रोडक्ट है, अच्छी खासी महंगी प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ सप्लायर्स भी बहुत लो है, इसलिए हम कहेंगे कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी हाई है। तो भी पीछे रह के आ गया, सब चीजें हाई है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी हाई है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर भी हाई है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बस लो था।
कंपैरेटिव राइवलरी भी हाई है, सब्स्टिट्यूट ऑफ का थ्रेट भी हाई है, तो हम कहेंगे कि ओवरऑल एयरलाइन की फील्ड में प्रॉफिटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर जो है वो बहुत कम है, क्योंकि पांच में से चार फोर्सेस हाई हैं, एक फोर्स लो है, तो इस वजह से। जी। अब तक हम सिर्फ कल की बातें कर रहे थे, अब कल की काफी बातें होंगी, आ जाएं आज की पढ़ाई की तरफ। या अभी भी कोई माइंड में सवाल आ रहा है तो यू कैन इजिली डिस्कस। मैं तब तक चलता हूँ स्लाइड्स की तरफ। जी, वी आर बैक टू स्लाइड्स ऑफ डे 3। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल मॉडल। आपके सामने स्क्रीन पे एक डायग्राम आ रही होगी। डायग्राम में क्या है, दो तक कर्व्स हैं और कुछ डब्बे डब्बे बने हुए हैं। डब्बों के ऊपर चार तरह के नाम लिखे हुए हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। अब जरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे गौर करें। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है। वाई एक्सिस पे लिखा है डॉलर साइन, इसका मतलब ये कि पैसों की बात हो रही है। और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, टाइम, यानी कि टाइम गुजरने के साथ साथ पैसों की बात हो रही है। तो जरा सबसे पहले वाले डब्बे पे देखिएगा जिसके ऊपर लिखा है इंट्रोडक्शन। मुझे देख के बताएं, जो नीचे वाली लाइन है पर्पल वाली जिसके साथ लिखा है प्रॉफिट स्लैश लॉस, जहां इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन खत्म हो रहा है वहां प्रॉफिट जीरो है कि पॉजिटिव है। थोड़ा सा गौर से देखें, नेगेटिव है, जीरो से नीचे है। जीरो तो यहां होगा ना ओरिजिन पॉइंट पे। इसका मतलब ये कि नेगेटिव, इसका मतलब ये कि लाइफ साइकिल मॉडल की डायग्राम आपको ये समझाना चाह रही है कि जब इंट्रोडक्शन नामी कोई फेज होता है तब आपका प्रॉफिट नेगेटिव होता है, अक्सर आप लॉस में बैठे होते हैं। फिर देखिए मजीद अगला डब्बा क्या कह रहा है, ग्रोथ। इसका मतलब ये कि कोई भी प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर इंट्रोडक्शन के बाद एक ग्रोथ फेज आता है। अच्छा, अब एक यहाँ हल्का सा डिस्क्लेमर, हर प्रोडक्ट के ऊपर ये सारे फेजेस नहीं आते, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट्स पे, खासतौर पे ज्यादातर सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स पे ये वाले फेजेस आते हैं। देखें ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज में अचानक से ये पर्पल लाइन वाई एक्स एक्सेस को चीरती हुई उसके अंदर से गुजरी और काफी ऊपर चली गई, वाई एक्सेस को मतलब ऊपर की तरफ जा रही है ये। इसका मतलब ये कि जब ग्रोथ होती है, अल्लाह ताला बरकत देते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आ जाता होता है। अच्छा, फिर उससे अगला डब्बा देखें, उधर क्या लिखा है, सेल्स भी ऊपर जा रही है, प्रॉफिट भी ऊपर जा रहा है। इस फेज का क्या नाम है, मेच्योरिटी। और फिर उसके आगे देखें क्या हुआ है, पर्पल वाली लाइन और ग्रे वाली लाइन दोनों नीचे जा रही हैं, इसका मतलब ये डिक्लाइन। अब आपको मैंने डायग्राम डिटेल से दिखाई, अब ओवरऑल बात करते हैं ये हो क्या रहा है, ये डायग्राम को दिखाना क्या चाह रही है। ये लाइफ साइकिल मॉडल ये कहता है कि हर सक्सेसफुल प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। वो शुरू में इंट्रोड्यूस होती है, उसके ऊपर ग्रोथ आती है, एक जगह पे जाके वो मेच्योर हो जाती है, मेच्योरिटी से मुराद उसका मैक्सिमम प्रॉफिट रीच हो जाता है। एक दफा आप लोग भी बेशक दिल की तसल्ली कर लें, मुझे बताएं सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो कौन से वाले डब्बे में है, ग्रोथ में, मेच्योरिटी में कि डिक्लाइन में। नंबर 3 मेच्योरिटी में, बिल्कुल सही। और उसके बाद डिक्लाइन में फिर वो जीरो प्रॉफिट की तरफ वापस जा रही है। अब किसी एग्जाम्पल को पकड़ते हैं और उसके ऊपर ये चारों फेजेस अप्लाई करके देखते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मुझे भूख लग रही है, मुझे पिज्जा खाना है, तो बात करते हैं पिज्जा हट की। पिज्जा हट पाकिस्तान में आई थिंक आया था 1992 में कि 1993 में, मेरे पैदा होने से पहले की बात है। तो उस जमाने में पूरे पाकिस्तान में एक ही जगह होती थी जहां से पिज्जा मिलता था, जिसका नाम होता था पिज्जा हट। फिर 2003 या 2004 में पाकिस्तान में एक कंपनी खुली थी जिसका नाम, मतलब खुली तो नहीं थी, बाहर से आई थी, जिसका नाम था डोमिनोज पिज्जा। इन अदर वर्ड्स, 1994 से लेके 2003 तक 10 साल पिज्जा हट की मोनोपोली थी। तो जब पिज्जा हट पाकिस्तान में आया होगा, हम देसी लोग हैं, हम इटालियंस ने पिज्जा इजाद किया था ना, शायद हमारी ज्यादातर आवाम कहती होगी यार ये पिज्जा पता नहीं क्या चीज होती है। तो पहले एक इंट्रोडक्शन फेज आया होगा, लोगों ने पिज्जा सोचना शुरू किया होगा कि यार ये पिज्जा नामी कोई नई मार्केट में प्रोडक्ट आई है, इसे चख के देखते हैं क्या पता मजे की हो। तब शायद पिज्जा हट के प्रॉफिट नेगेटिव में हो। फिर ऐसा ऐसा ग्रोथ हुई, पूरे पाकिस्तान में पिज्जा हट की ब्रांचेस खुलना स्टार्ट हो गई। तब आप सोच सकते हैं कि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा। फिर उसके बाद एट वन लेवल मेच्योरिटी आ गई। अर्ली 2000 की आप बात कर लें, लेट 1990s की बात कर लें, मेरे बचपन की बात कर लें, तब फास्ट फूड का दो तीन ही ऑप्शन हुआ करते थे, या मैकडोनल्ड्स खा लो, या केएफसी खा लो, या
पिज्जा हट खा लो, कोई चौथा ऑप्शन मेजर हुआ करता ही नहीं था। इसका मतलब ये कि मेच्योरिटी वो फेज होता है जब आप अपनी पीक पे चले जाते हैं। आप किसी भी, अगर आप बहुत ज्यादा आपकी एज नहीं है, आप अपने बड़ों में से किसी से भी पूछेंगे क्या पिज्जा हट पॉपुलर तो नहीं था, तो आपके बड़े आपको ये बताएंगे कि पिज्जा हट मतलब मैकडोनल्ड्स लेवल की चीज हुआ करती थी एक मुल्क में, और सॉरी एक शहर में जितनी ब्रांचेस मैकडोनल्ड्स की हुआ करती थी उतनी ही ब्रांचेस पिज्जा हट की भी हुआ करती थी। और फिर क्या हुआ, बहुत हो गया। पिज्जा हट अभी रिसेंटली दोबारा से लॉन्च हुआ है, लेकिन पहले तो बिल्कुल खत्म हो गया था। बल्कि आप में से शायद कुछ लोग नाम पहली दफा सुन रहे हो कि पिज्जा हट है, वो कौन होता है। मैंने को बहुत ही अजीबोगरीब एग्जांपल तो नहीं दे दिया आपको। बड़ों से पूछेगा पिज्जा हट क्या होता है, वो आपको बताएंगे कि एक बहुत मशहूर, एक बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट हुआ करता था KFC मैकडोनल्ड्स लेवल का, जो कि एट वन पॉइंट बहुत पीक पे था, और आस्ता आस्ता वो अचानक से डेड हो गया। क्यों डेड होगा, डिक्लाइन तो छोटी चीज है, वो तो बिल्कुल फौत हो गया था। अब दोबारा से एक और कंपनी ने उसे रीलॉन्च किया है। तो आई थिंक मैंने आपको एक बड़ी परफेक्ट एग्जांपल दे दी जिसमें हमने चारों चीजें कवर कर ली। इंट्रोडक्शन, अर्ली 1990s लोगों को अवेयरनेस आई होगी, पहली दफा पाकिस्तानियों ने पिज्जा चखा होगा। उसके बाद फिर ग्रोथ फेज, हर शहर में ढेर सारी ब्रांचेस, फिर मेच्योरिटी, पिज्जा हट अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पे चला गया। आपको हर खैर बहुत ज्यादा हो गया, हर गली मोहल्ले में तो नहीं, लेकिन हर शहर में कोई दो चार अच्छी बड़ी ब्रांचेस मिल जाया करती थी। और फिर डिक्लाइन हुआ, इतना बुरा डिक्लाइन हुआ कि बिल खत्म ही हो गए बेचारे। और फिर दोबारा से अब इंट्रोडक्शन फेज आ रहा है, लेकिन अब वो वाली बुलंदी नहीं आने हासिल होगी, क्योंकि अब पिज्जा बहुत कॉमन हो गया है। इतने सारे ब्रॉडवे, ये वो M21, खैर नाम लेना भी थोड़ा ही है, बहुत 10 15 20 25 तरह के आपके पास पिज्जा के रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। तो आई एम श्योर ये पिज्जा वाली एग्जांपल से आपको ये चारों स्टेजेस काफी हद तक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। क्लियर। अब थोड़ा मजीद डिटेल से चलते हैं। ये जो चारों आपको स्टेजेस बताई गई, इनमें मार्केट कंडीशन क्या होती है और की कॉस्ट क्या होती है। की कॉस्ट इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पास पेपर में एक सवाल भी आ चुका है कि ऐसा करें, चारों फेजेस बताएं और उन फेजेस से एसोसिएटेड मेजर कॉस्ट बताएं। वही पिज्जा हट वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं और उसके ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये कॉस्ट सही भी है कि नहीं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पिज्जा जो है वो घर पे जो वो होता है चूल्हा, उसके ऊपर, तवे के ऊपर तो नहीं बनता। उसके लिए अलग मशीन्स होती हैं, उसके लिए अलग जो है वो फर्नेस होते हैं, उसके लिए अलग आपको रॉ मटेरियल्स वगैरह चाहिए होते होंगे। तो आपको पहले R&D के ऊपर खर्चा करना पड़ा होगा। हाँ जी। फिर उसके बाद सेटअप कॉस्ट, आपने, आपसे मुराद ये है कि आप फिलहाल अज्यूम करें कि आप 1993 के अंदर KFC कह रहा हूँ, पिज्जा हट के जो है वो कोई CFO टाइप पर्सन है। तो आपको सेटअप कॉस्ट के ऊपर अच्छा खासा खर्चा करना पड़ा होगा। आपको मुख्तलिफ ब्रांचेस ओपन करनी पड़ी होंगी, हर ब्रांच को ओपन करने का अपना मसला, उसका अपना स्टाफ, ये सारा कुछ। देन आपने ढेर सारी मार्केटिंग की होगी। देन डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है पिज्जा डिलीवरी ना हो तो पिज्जा पिज्जा नहीं होता, तो आपने डिलीवरी चैनल्स के ऊपर अच्छा खासा काम किया होगा। आपने डिलीवरी बॉयज हायर किए होंगे वगैरह, उनको आपने वो वाले डब्बे लेके देने पड़ते होंगे जिनके अंदर पिज्जा गरम गरम आता है। एक्सपेंशन, उसके बाद फिर आपने मुख्तलिफ शहरों में नई नई ब्रांचेस खोली होंगी, तो उसके ऊपर आपको ढेर सारा खर्चा हुआ होगा। तो हमने कहा कि इंट्रोडक्शन में आपको ये आपके मेन खर्चे होते हैं। फिर आए ग्रोथ फेज की तरफ से, हम मार्केट कंडीशन भी देख लें। इंट्रोडक्शन फेज में आपकी सेल्स लो हैं और आपका प्रॉफिट या तो जीरो है या तो नेगेटिव है। देन बात करते हैं ग्रोथ फेज की। ग्रोथ फेज में क्या हुआ, आपकी सेल्स माशाल्लाह से ऊपर जाना शुरू हुई और आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। अब आपका मेन खर्चा क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आगे वैसे तो हमने डिटेल से जाके पढ़ना है न्यूमेरिकल पोर्शन में, लेकिन यहाँ मैं आपको हल्का सा उसका हिंट दे दूं। वर्किंग कैपिटल मींस कि आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की एग्जीक्यूशन है। आपके करंट एसेट्स आपकी करंट लायबिलिटीज से अगर ज्यादा हैं, आपके पास कैश इन बैंक वगैरह है, उसको मैनेज करना, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आगे जाके डिटेल से पढ़ना है। और कैपेसिटी इंक्रीज, कैपेसिटी इंक्रीज से आपकी मुराद है कि आपने पहले तो आप हर शहर में आपकी दो दो ब्रांचेस होती थी, अब आप चाहते हैं कि आपकी हर शहर में 10 ब्रांचेस हो, तो उसके ऊपर आपका ढेर सारा खर्चा होगा। नेक्स्ट मेच्योरिटी, पीक फेज, स्टेबल सेल्स, पीक प्रॉफिट। अभी हमने डायग्राम में भी देखा था कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपका होता है माशाल्लाह से मेच्योरिटी फेज में। मेच्योरिटी फेज में देखिएगा आपके मेन खर्चे क्या है, मेंटेनेंस। बिल्कुल ऐसे ही, अब आपने 25,000 तरह की ब्रांचेस खोल ली। अब हर ब्रांच के अपने मसले, किसी ब्रांच में किसी दिन मशीन खराब हुई है, किसी ब्रांच में अचानक से एम्प्लॉयज ने हड़ताल कर दी, किसी ब्रांच के जो है वो सारे के सारे, किसी ब्रांच के बाहर 2 दिन से बारिश हो रही है तो आप ब्रांच खोल नहीं सके, तो उस तरह के खर्चे वगैरह। नेक्स्ट, प्रोडक्ट एनहांसमेंट, आप नई नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप नई नई डील्स लेके आते हैं कि 1 बाय 1 गेट 1 फ्री, इस तरह की बातें।
नेक्स्ट कंपेरेटिव मार्केटिंग। और 2003 की अगर बात करें तो डोमिनोज, वंस अगेन मैं इतना कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ कि 2003 में आया था डोमिनोज या 4 में आया था, 3 4 में इसी मेरे बचपन में ही आया था। तो जब डोमिनोज आ गया था तो आपको डोमिनोज ने भी ढेर सारी मार्केटिंग की होगी, तो आपको उनकी मार्केटिंग को काउंटर करने के लिए अपनी मार्केटिंग करनी पड़ी होगी। अगर डोमिनोज ने लार्ज पिज्जा 1900 का किया है तो आपको भी अपना पिज्जा 2100 का करना पड़ेगा, 2000 का करना पड़ेगा, इस तरह के खर्चे। और फिर डिक्लाइन, फाइनली आपके प्रॉफिट्स जो है वो फॉलिंग की तरफ चले गए, आपकी सेल्स भी गिर रही हैं, आपका अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट भी डिक्रीज हो रहा है, उसमें आपके खर्चे क्या हैं? विड्रॉल, वही जो आज हमने डिटेल से बात की थी कि कंपनीज क्यों बिजनेस छोड़ के नहीं जाती, लॉस वाला बिजनेस। तो हमने उस पर डिटेल से बात की थी। उसके एग्जिट बैरियर्स अभी जब थोड़े पहले पढ़े थे, हमने कहा था कि एम्प्लॉय रिडंडेंसी कॉस्ट वगैरह, एम्प्लॉयज को बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के ऊपर बहुत सारा पेनल्टी वगैरह पड़ सकती है, वगैरह वगैरह। अच्छा, बुक में क्या लिखा हुआ है, साइड्स पे क्या लिखा हुआ है? डीकमिश्निंग। आपको क्या, डीकमिश्निंग पिज्जा हट के केस में तो इतनी नहीं होगी, लेकिन आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि माइंस वगैरह के केस में डीकमिश्निंग कॉस्ट की भी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते होते थे, कि आज से कई साल बाद ही हमने माइन IS 16 में आपने पढ़ा होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह रहा हूँ, डेफिनेटली पढ़ा होगा। और नंबर 3, डिस्काउंट प्रमोशन। अक्सर बिजनेस जो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, डिक्लाइन की तरफ जा रहे होते हैं, वो बहुत सारे आपको ढेर सारे डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, 50% ऑफ, 60% ऑफ, बस हम मरने वाले हैं, आके हमें लूट लो जितना लूट सकते हो। जी, इस स्लाइड पे कोई परेशानी? आगे चलते हैं। आज की तीसरी और आखिरी स्लाइड। हाँ जी, ये इस जो है वो लाइफ साइकिल मॉडल ने आपको क्या सिखाया? नंबर 1, स्टेप 1, सक्सेस इनवाइट्स इमिटेशन, इनोवेटर कैप्चर्स मार्केट। इनोवेटर से ये मुराद है वो बंदा जिसने इंट्रोडक्शन फेज में ढेर सारी मार्केटिंग की होगी। पिज्जा हट वाली एग्जांपल ही कंटिन्यू करते हैं, कि जब दूसरों ने देखा, जब डोमिनोज वालों ने देखा कि यार ये पिज्जा हट पाकिस्तान जैसे छोटे से क्यूट से मुल्क में ढेर सारा प्रॉफिट कमा रहा है, तो उन्होंने भी सोचा होगा। देखिए, इनोवेटर इस केस में कौन है? पिज्जा हट। इनोवेटर ने मार्केट कैप्चर की, हर कोई पिज्जा जो है वो पिज्जा हट से खाता था। हाई इनिशियल सक्सेस, बहुत सक्सेस थी इन लोगों की माशाल्लाह। फिर स्टेप 2, काउंटर मेजर्स। ये क्या होता है? कंपेटिटर्स आ गए, लो जी डोमिनोज पिज्जा आ गया पाकिस्तान में। लोअरिंग प्राइस और इंप्रूविंग क्वालिटी। अब आपका अगर कंपेटिटर है और अगर आपका कंपेटिटर आपसे सस्ती चीज आपकी ही क्वालिटी वाली दे रहा है, तो कोई भी आपकी प्रोडक्ट खाना पसंद नहीं करेगा। और उस जमाने में तो ये भी नहीं होता था कि मैंने पिज्जा हट के बाहर जाके पिक लेके इंस्टाग्राम पे लगानी है। उस जमाने में तो बस खाने की नीयत से लोग खाना खाते थे, पिक्चर लेके इंस्टाग्राम पे लगाने की नीयत से नहीं खाते थे। तो अगर आपकी क्वालिटी लो है या प्राइस ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है सारे आपके कस्टमर्स आपके कंपेटिटर्स के पास चले जाएंगे, आपने उसको काउंटर करना है। और नंबर 3, डाउनवर्ड स्पाइरल। ये देखिए, इसलिए उन्होंने स्पाइरल वाली डायग्राम बनाई है कि गोल गोल होते होते एक दिन हर चीज को जवाल है, एक दिन हर चीज फना हो जाएगी सिवाय अल्लाह ताला के। मैं कैसी इमोशनल बातें कर रहा हूँ। द पॉइंट इज, हर प्रोडक्ट का एक ना एक दिन जवाल है। कुछ का जल्दी आ जाता है, कुछ का आने में 200 साल लग जाते हैं, बट द पॉइंट इज डाउनवर्ड स्पाइरल मीन्स कि आपने आहिस्ता आहिस्ता जीरो प्रॉफिट की तरफ जाना ही है एक दिन। और उसके साथ ही हमारा आज का टारगेट पूरा हो गया, दैट्स इट। जी दोस्तों, आज मजा आया। अब मुझे आपको होमवर्क देना पड़ेगा। जी, होमवर्क नोट करें। पेज नंबर 83 to 87। और आपने क्या खूबसूरत बात की, एक स्टूडेंट ने कमेंट में कहा सर हम नोकिया को एज एग्जांपल यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली, 100%। इंट्रोडक्शन फेज में जब मोबाइल पाकिस्तान में नई नई सिमें आई थी, वो भी 2003 4 की बात है, एक मोबिलिंक हुआ करता था और मोबिलिंक की सिम हुआ करती थी और नोकिया का फोन हुआ करता था। 100% कंफर्म बात है। सिमें भी बाद में आई है और बाकी फोन वगैरह बाद में आए। खैर, उस जमाने में भी नोकिया के थोड़े बहुत कंपेटिटर्स हुआ करते थे, लेकिन माशाल्लाह से जितनी पीक नोकिया ने देखी है। अच्छा, नोकिया के ऊपर पहले इंट्रोडक्शन फेज आया जब सिम पाकिस्तान में नई नई है, लोगों ने मोबाइल खरीदना स्टार्ट किया, तो दैट यू उसके बारे में आप कह सकते हैं दैट वाज द इंट्रोडक्शन फेज। फिर ग्रोथ फेज आया, लोगों ने सिमें परचेज करते चले गए, पाकिस्तान में 3 4 तरह के नेटवर्क्स आ गए। फिर मेच्योरिटी फेज आई कि एट वन पॉइंट जितने मेजर, आपने कहा ऑलमोस्ट नोकिया की डेथ हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेच्योरिटी फेज आया कि तकरीबन हर बंदे के पास नोकिया हुआ करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आईफोन और सैमसंग ने बिल्कुल ही नोकिया को जान से मार दिया। अब नोकिया भी ऑलमोस्ट डेड है। अच्छा, मजे की बात है, जो आप कह रहे हैं ना ऑलमोस्ट डेड,
उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँ, नोकिया वाकई में डेड है। आजकल जो नोकिया एग्जिस्ट करता है, एच के टी मोबाइल्स, वो पता नहीं नेदरलैंड्स की या डेनमार्क की कोई कंपनी है। उन्होंने सिर्फ नोकिया नेम की गुडविल परचेज की हुई है, असल जो नोकिया के डिविजन वगैरह है वो बाकी सारा कुछ डेड है। दैट वाज अ फन फैक्ट कि अभी जो नोकिया एग्जिस्ट भी करता है वो सिर्फ नाम का नोकिया है, वो नोकिया की गुडविल के पैसे हैं, असल वाला नोकिया बहुत अरसे का डेड है। जी। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 83 to 87 की, आपने रीडिंग करनी है। और साथ एक क्वेश्चन भी आई थिंक है, हाँ जी, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10। सही। क्वेश्चन 10 पेज 83 to 87, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो मुझे बोले अल्लाह हाफिज, मैं आपसे मिलता हूँ कल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, थैंक यू।